नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सनातनी अंग्रेज एनी बेसेंट की जन्म कुंडली, जो ना सिर्फ दर्शन शास्त्र में जिनकी रुचि बहुत थी, ये राजनीति में भी सक्रिय रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन मुख्य रूप से एनी बेसेंट को जाना जाता है कि वो एकदम अलग संस्कृति से आते थे, जिनका खुद का संबंध आयरलैंड से था। और इनका जो विवाह हुआ वो एक कैथोलिक पादरी थे। लेकिन इनके बाद जब इन्होंने कुछ जीवन में समझा, दर्शन को देखा, तो इनको सनातन धर्म से बहुत प्रेम हो गया। और ऐसा कहते हैं सनातनियों में कि ज्ञान की नगरी काशी या वाराणसी, तो वाराणसी में ये अपने आप को वाराणसी की निवासी मानने लगी, एनी बेसेंट। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से मुख्य ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं जो इस कुंडली को बहुत बली कुंडली बनाते हैं, ना सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी किन किन ग्रहों की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले जब कभी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम लग्न, लग्नेश और चंद्र चंद्रेश पर विचार करते हैं। तो कौन सा लग्न है? मीन लग्न है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई लग्न आता है तो वो नेचुरल कौन से जगह प्लेस्ड है भौचक्र में, कालपुरुष की कुंडली में, उससे उसकी प्री इमेज लेकर आता है। तो ये कहाँ रहता है? 12 नंबर ये रहता है फाइनल स्टेप ऑफ मोक्षा। कई बार उसको हम व्यय भी बोलते हैं, लेकिन 12 नंबर का ज्यादा संबंध दिखाई देता है। और खासकर जब केतु जैसे डिटैचमेंट प्लैनेट वहां बैठ जाए तो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बहिर्मुखी चाहकर भी बना नहीं पाता है। तो एनी बेसेंट जी का जीवन भी पूरी तरह अंतर्मुखी होने के लिए जाना जाता है। वो बातें वेदांत की जो बहुत एक गंभीर अध्ययन करने वाले को ही पता हो सकती हैं, उस प्रकार का जीवन एनी बेसेंट जी का जाना जाता है। हालांकि कई लोग केवल राजनीतिक दृष्टि से ही इनके जीवन को जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि किसी भी कुंडली को एनालाइज करने के लिए एक तरफा नहीं रखना अपने आप को। उसके जीवन को अच्छे से जानते हैं तो ही कुंडली का सही विश्लेषण हो सकता है। कई बार पूछते हैं कि सर कुंडली में हमने कुछ लगाए, कुछ अनुमान लगाए, कुछ हमने ऐसा हो सकता है भविष्य में, वो सटीक नहीं बैठा। तो मैंने पाया है कि कई दफा हमारा जो सामान्य ज्ञान वो कमजोर होता है, इसीलिए भी हम कुंडली के जो कुछ प्रिडिक्शन देते हैं वो सटीक साबित नहीं होते। ठीक हो गया? तो अपने को ध्यान रखना है कि जैसे अभी मैंने बोला कि भाई सनातनी अंग्रेज, तो ये अंग्रेज शब्द का भी अपने को पता होना चाहिए कि वहां भी एक द्वंद है। भाई आयरलैंड के मानते हैं हम एनी बेसेंट को, इंग्लैंड के नहीं मानते। हालांकि विवाह होने के बाद ये इंग्लैंड के हो गए। तो सामान्य ज्ञान भी अच्छा होगा तो उसकी पकड़ सही समझ में आती है कि भाई कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, लग्नेश बैठे हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव हमारे निवास स्थान की बात करता है, हमारे भवन की बात करता है। एक प्रकार से मोक्ष की नींव रखने वाला चतुर्थ भाव माना जाता है। और यहां पर मन का स्वामी यानी राशि जो तय करता है, चंद्रमा भी मौजूद है। दोनों बेस्ट फ्रेंड है, इन दोनों को यहां विशेष बल मिल रहा है। भाई एक तो कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि बनती है, तो चंद्रमा को तो खैर यह दिग्बली माना जाता है, यानी दिशा बली माना जाता है। और अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति को चंद्रमा के साथ बहुत आनंद आता है। तो अपने को यह बात ध्यान रखनी है कि जो ये डिसाइड किया गया है कालपुरुष की कुंडली से, उसका बहुत महत्व रहता है जीवन में। ठीक हो गया? इन दोनों का मिलन अपने आप में ही एक बड़ा योग बनता है, जिसको गज केसरी योग बोलते हैं। लेकिन यहां और भी बड़ा बन गया, कारण क्योंकि वो लग्नेश भी है बृहस्पति। चलो लग्नेश भी ये समझ में आता है, अभी वो
बहुत प्रबल योग बना रहा है। जैसे प्रथम भाव का स्वामी साथ साथ ये दशम भाव का भी स्वामी है वो, और वो किसी लक्ष्मी त्रिकोण के साथ मिल रहा है, तो वो राजयोग भी बना रहा है और वो धन योग भी बना रहा है। ठीक हो गया। तो जहां भी एनी बेसेंट रही, उनके भवन में ज्ञान और मन को शुद्ध कर देने वाले विचार सदैव रहे। चाहे वो अपने देश में निवास किया, चाहे हम वो, अब अगर जहां बात करते हैं फॉरेन लैंड की, तो मुख्य रूप से फॉरेन लैंड का अंदाजा 12वें भाव से लगाया जाता है। ठीक हो गया। ये भी मैंने पहले आपको बताया कि 12 नंबर भी ज़ोडिएक में फॉरेन लैंड की बात करता है। तो इसका स्वामी भी बली अवस्था में बैठा है, और कुंडली में जो 12वां भाव है वो भी बहुत बली है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। ठीक हो गया। तो यानी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, और शनि एग्रेसिव रूप में नहीं है, ध्यान रखना है, लिबरल फॉर्म ऑफ सैटर्न, कुंभ, लाभ दृष्टि की बात करता है। किसी से लाभ मिलता है, आने दो। इसमें कई बार हम अंतर नहीं कर पाते हैं 10 और 11। याद रखिए 10 नंबर कमांडर की फेवरेट राशि कैप्रिकॉन, मकर राशि। 11 नंबर किसी से भी लाभ मिलता है, आने दो। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि 12 भाव, 12वीं राशि यहां से बली दिखाई देती है। ठीक हो गया। और केतु का प्रभाव तीनों मोक्ष राशियों में, जो भौचक्र में, ज़ोडिएक में जो मोक्ष राशियां मानी जाती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी जल तत्व राशियों को मोक्ष की राशियां ऐसा मानते हैं। तो केतु अपनी पंचम दृष्टि से, नवम दृष्टि से संबंध बनाए हुए हैं। और फिर हम जब मोक्ष भावों की बात करते हैं, तो बृहस्पति का संबंध चतुर्थ भाव के साथ, बृहस्पति का संबंध अष्टम भाव के साथ, और बृहस्पति का संबंध द्वादश 12वें भाव के साथ भी दिखाई देता है। तो मोक्ष राशियां, मोक्ष भाव बृहस्पति और केतु से प्रभावित है। माने एक तरफ केतु का प्रभाव दिखता है, एक तरफ बृहस्पति का प्रभाव दिखता है। क्लियर। केंद्र में 7 ग्रह आना प्रबल यश की बात करता है। जीवन में बहुत यश होता है भाई, केंद्र में जितने आएंगे ग्रह, हमने अगर कभी हमने आपके देखा हो हमारे पुराने प्लेलिस्ट में, तो हमने बात बोली है, अगर केंद्र में लगभग सारे ग्रह, जैसे 7 ग्रह बैठ गए तो 2 ही ग्रह बाकी रहे, और जो बैठे हैं वो भी स्वग्रही होकर बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं वो भी स्वग्रही होकर बैठे। तो बोलते केंद्र में अगर लगभग सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो नीच के भी होते हैं, वो नीच भंग अपने आप ही हो जाता है। क्यों? लग्न से भी केंद्र में आ गया, चंद्र से भी केंद्र में आ गया, इसीलिए वो बहुत पावरफुल चार्ट बन जाता है। सारे ग्रह केंद्र में आ गए, और जो केंद्र में नहीं आ रहे हैं वो अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशियों में बैठे। मंगल जो धर्म भाव का स्वामी है, ठीक हो गया, जो बात करता है धर्म के विषय में, वो आध्यात्म वाणी में मूल त्रिकोण होकर बैठा है। बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखते थे, और ऐसा नहीं कि भाई महात्मा गांधी के साथ आप खड़े हैं तो आपको जो अपनी बात समझ में आती वो भी रखते थे। अब जैसे एनी बेसेंट जी, जो सनातनी वर्ण व्यवस्था है उसके पहलुओं को मानते थे कि भाई शिक्षा अगर किसी को करनी है तो वो सनातन पद्धति में, जैसे ब्राह्मण और कोई सेवा के लिए या कर्म को ही पूजा समझकर करता है, तो वो शूद्र के लिए अपने आप को मान रहा है। और सबका अपना अपना बल उन्होंने बताया, किसी को श्रेष्ठ है वो नहीं है ऐसा नहीं बात बोली, लेकिन वो जो फिलॉसफी थी कि भाई हम अपने कार्य के अनुसार अपने आप को जो डिवाइड कर रहे हैं, कि भाई हम ये कार्य कर रहे हैं तो ये हमारे लिए आसान होगा क्योंकि हमारी इसमें महारत है। तो एनी बेसेंट ने उसकी पुष्टि की, और जहां उनको लगा कि कुछ ऐसी बातें हैं तो उन्होंने उस बात को अस्वीकार भी किया
महात्मा गांधी के साथ भी ऐसे ही था कि कुछ बातों में इनकी राय मिलती थी, कुछ की नहीं मिलती थी। चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, अपनी बात को बड़े बेबाकी से रखते थे, क्योंकि आध्यात्म, जो वाणी आध्यात्म, देखिए तीसरा भाव तो क्या होता है हमारा, सांसारिक वाणी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा भाव हमारा होता है स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन का। मंगल जैसा बोल्ड प्लैनेट बैठा है, तो पूरी बेबाकी से अपनी बात को रखते थे। सप्तम भाव में कुछ कॉम्बिनेशन अपने को दिखाई दे, जैसे शुक्र नीच का होकर बैठा है। भाई 8वें भाव का स्वामी अपने से 12 होकर नीच का बैठा है, और फिर वो राहु से एक प्रकार से दूषित भी कह सकते हैं, और सूर्य 2 साइडेड एनिमी के साथ बैठा हुआ है। तो जो विवाह के लिए इनका जो पाठ रहा, या उससे बड़ी जल्दी मोह भंग हो गया। एक कैथोलिक पादरी के विचारों से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, अच्छा लगा, लेकिन वो नजदीकियां ज्यादा दिन नहीं रही, और उनको फिर उस प्रभाव से इतना ज्यादा वो उनको मोह भंग हुआ कि उनको अपने आप को उस पाठ से ही अलग कर लिया। उन्होंने कहा मैं अब उस पर्टिकुलर पंथ में मेरी आस्था खत्म हो गई है। और वो फिर वो धीरे धीरे जब उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म के बारे में अध्ययन किया, तो एनी बेसेंट जी कहने लगे कि मैं तो सदा से ही सनातनी रही हूं। उनके दर्शन शास्त्र की लिखी कई किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी बहुत कठिन विषय रहता है ब्रह्म उपासना, तो ब्रह्म की बात एनी बेसेंट्स के कई आर्टिकल्स में, बुक्स में दिखाई देती है। बहुत गंभीर अध्ययन इन्होंने भारतीय दर्शन का किया, और अपने आप को सनातनी मानने लगे। वाराणसी में बहुत लंबा जीवन उन्होंने बिताया, अपने आप को वाराणसी का ही वासी कहते थे। इनफैक्ट मृत्यु के समय भी इन्होंने, देखिए क्या जीवन रहा होगा, कि उन्होंने चाहत की थी कि मेरा शरीर यही मैं त्यागूं। तो मृत्यु के समय इनके अस्थियों को वाराणसी में लाया गया था। तो वो कॉम्बिनेशन क्या क्या समझ में आते हैं भाई। इतने ग्रह केंद्र में, मोक्ष राशियों में, मोक्ष भावों में अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। वही मुख्य मुख्य बिंदु हमने यहां भी लिखे हैं। हम उसको काल पुरुष की कुंडली से भी रेफरेंस ले रहे हैं कि बुद्धिमान और हमारे शौर्य पराक्रम, क्योंकि मेष राशि में ज़ोडिएक में प्रथम भाव सेरेब्रम की बात होती है, वहां पर मंगल बैठे हैं। यानी उसकी पुष्टि करने के लिए, सर्वे सर्वा तो लग्न ही है, पुष्टि करते हैं हम मेष लग्न के साथ। लग्नेश गुरु गज केसरी योग के साथ चतुर्थ भाव प्रबल राजयोग में, तो ये हमने बात यहां डिस्कस की। तीनों मोक्ष भावों में लग्नेश बृहस्पति का प्रभाव है। लग्न और मोक्ष राशियों में केतु का प्रभाव दिखाई दे, जो मोक्षा प्लैनेट माना जाता है। और धर्म भाव का स्वामी सिद्ध वाणी भाव में बलि होके बैठा है, ठीक है। और शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, जो कहीं ना कहीं विदेश से सम्मान की बात करते हैं। सप्तम भाव में नीच का शुक्र सूर्य के साथ द्वंद्व में दिखाई देता है। तो वो वाला पार्ट कुछ कठिनाईपूर्ण रहा, हालांकि शुक्र नीच का है वो ठीक है, क्योंकि शुक्र खाली एक चीज का पर्यायवाची नहीं होता, कई बातें बताता। शुक्र संबंध, वैवाहिक संबंध बताता है, तो वैवाहिक संबंध तो ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शुक्र को हम लग्जरी और एक्यूमुलेशन, वेल्थ, इसका भी स्वामी मानते हैं। तो सांसारिक वस्तुओं की कोई ऐसी नीच भंग हो रहा है शुक्र का, क्योंकि उच्च के बुद्ध के साथ बैठा हुआ है शुक्र, ठीक हो गया। तो वो अच्छा बल अपने को यहां दिखाई देता है। तो फिलहाल हमने एनी बेसेंट जी के कुंडली के मुख्य मुख्य बिंदु जानने का प्रयास किया, और
मुझे ऐसा लगता है कि आप उन बातों को समझ पाए होंगे जो हमने फिलहाल आज के इस रिकॉर्डिंग में रखा। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे भागों के रूप में, जैसे प्रथम भाग, द्वितीय भाग, फिर हमारे और कई बातें ऐसी विशेष पता लगती हैं, अतिरिक्त चार्ट ऐसे मिलते हैं, तो वो भी हम दूसरे भाग के रूप में, तीसरे भाग के रूप में इस प्लेलिस्ट में डालते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।